तो अगला पॉइंट है तुम्हारा बुक वैल्यू के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट, यही है ना। ओके, तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है? बिजनेस में जो जो तुम्हारा हिसाब रखने के लिए जो किताबें रखते हो या जो जो अकाउंट्स रखते हो ना, उनको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट बिजनेस में हिसाब किताब रखने के लिए जो भी टूल्स हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। जस्ट लाइक बिजनेस अकाउंट बुक्स आर कौन कौन सी हैं? जर्नल बुक, लेजर बुक, फिर है जैसे कैश बुक, परचेज बुक। ये सब अलग अलग बुक्स हैं जिसमें हम बिजनेस का हिसाब किताब रखते हैं, सब अलग अलग लिखते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट यानी जिसमें हम बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, जिन बुक्स में मेंटेन करते हैं, जिन कॉपीज में मेंटेन करते हैं, जिन रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट कहा जाता है। जैसे एक दुकानदार के लिए, दुकानदार जो होता है वो अपना हिसाब किताब, दुकानदार अपना रजिस्टर में हिसाब किताब लिखता है, उसको बोलेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट। अब जब बड़ा बिजनेस हो जाएगा तो कई सारी किताबें रखनी पड़ेंगी, कई सारी बुक्स रखनी पड़ेंगी। बुक्स मतलब तुम्हारी टेक्स्ट बुक नहीं, बुक मतलब रजिस्टर या कॉपी, उसको बोलते हैं बुक कॉमर्स में। अकाउंट की बुक को बुक नहीं बोलेंगे, जिसमें हिसाब किताब रख रहे हैं बिजनेस का उसको बुक बोलेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब अकाउंट्स का हिसाब किताब रखने के लिए जो रजिस्टर बनाए जाते हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। ठीक है ना, चलेगा? ओके, चलो अगला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये भी तो है। अब कॉस्ट का मतलब क्या था? लागत। गुड्स का मतलब क्या था? जो दुकान का सामान है। और सोल्ड का मतलब हो गया बेचना, यानी जो सामान तुमने बेचा उसकी कितनी कीमत थी। जैसे तुम दुकान में शक्कर बेचते हो तो शक्कर तुम 40 रुपए किलो में खरीद के लाए और तुमने 42 रुपए में बेची, 42 रुपीज में बेची, 40 में तुम लेके आए थे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेचा क्या? सुगर। सोल्ड क्या किया? सुगर, यानी गुड्स क्या था? सुगर। तो क्या किया? बेचा। उसकी कॉस्ट क्या थी? कितने में खरीदा था? 40 रुपीज में। तो उसको बोलेंगे 40 रुपीज को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपकी मान लो फ्रिज की दुकान है, आप फ्रिज को खरीद के लाए 10,000 में और आपने उसी फ्रिज को बेचा 15,000 में। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हुआ? 10,000 की 15,000? 10,000 और 15,000। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? बताओ। फिर से क्वेश्चन करता हूँ, तुम फ्रिज की 10,000, दैट्स गुड, इसी को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो सामान हमने बेचा वो हमको कितने का पड़ा था, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको क्या लिख दें? द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस और परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स विच वी वांट टू सोल्ड आउट। कौन वो सामान जिसको हमने बेचना है वो हमको खरीदते समय कितने का पड़ा था। क्रेडिट। क्रेडिट का क्या मतलब है? डेबिट एंड क्रेडिट। तो क्रेडिट देखो और डेबिट भी देखो, ठीक है। तो अकाउंट्स हैज टू साइड, तो आर राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। तो डेबिट किसको कहेंगे? अगर क्रेडिट राइट हैंड साइड है तो डेबिट क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड। अब ये कैसे डेबिट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड? इसका एग्जांपल ले लो। जो अकाउंट्स बनता है ना, हिसाब बनता है, इसको लेजर बोलते हैं, वो ऐसे बनता है, देखना है। डेट, जेएफ, कैपिटल में लिख देते हैं जेएफ। अमाउंट, तो ये होता है अकाउंट बुक का एक टाइप, जिसको बोलते हैं लेजर। अब यहाँ बीच में ना किसी का भी नाम लिखा हो सकता है, जैसे परचेज अकाउंट। अकाउंट को ऐसे लिखते हैं A/C, ए बड़ा और सी छोटा और बगल में स्लैश। तो ये परचेज अकाउंट है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोल रहे हैं? डेबिट। और राइट हैंड साइड को क्या बोल रहे हैं? क्रेडिट। तो ये बता रहा है कि डेबिट का मतलब क्या है? किसी भी अकाउंट का राइट हैंड साइड है क्रेडिट और किसी भी अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड है
डेबिट। बात समझ में आई? बताओ। अकाउंट, ये अकाउंट है, ये दो हिस्सों में बट गया। देखो यहां तक पहला हिस्सा है, इसको मैं अलग कलर में कर देता हूं, और यहां से ये दोनों दूसरा हिस्सा है। तो एक हिस्से को बोलते हैं लेफ्ट, हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कहलाया? डेबिट। और राइट हैंड साइड क्या कहलाया? क्रेडिट। जस्ट लाइक कॉइन होता है ना, कॉइन। तो कॉइन के एक साइड को क्या बोलते हैं? हेड। और दूसरे साइड को टेल, है ना? अब आपको एक खड़ा कॉइन रख दो, लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, सिंपल है। तो इसका और कोई मतलब नहीं है, बस ये दो साइड हैं अकाउंट्स के, एक है लेफ्ट और एक है राइट। ओके, क्लियर हो गया। अगला है डेप्रीसिएशन। ये पूरा एक चैप्टर है। डेबिट हो तो क्या बेटा? क्रेडिट। और ये डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब डेप्रीसिएशन, जब ये सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। अब अगला आता है डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन क्या होता है, इसको पहले ध्यान से समझो। जैसे आप टीवी लेके आए या एक फ्रिज खरीद के लाए 20,000 रुपए का, 2 दिन बाद उसको बेचने जाओगे, उसकी 20,000 रुपए वैल्यू मिलेगी कि कुछ कम मिलेगी? सेम 20,000 मिल जाएगा अगर 2 दिन बाद भी बेचने जाएंगे तो। सोचो, ध्यान देना, तुमने नया फ्रिज खरीद के लाए हो और 2 दिन 4 दिन 10 दिन तुमने यूज किया, और उसको वापस बेचने जाएंगे दुकानदार को, नहीं किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी पड़ोसी को, अड़ोसी को, दोस्त को, तो क्या वो 20,000 का 20,000 दे देगा? नहीं देगा। उसकी कुछ कीमत कम होगी, 1,000 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, कुछ कम हो जाएगी। यस। तो जो भी कीमत कम होगी ना, जितनी वैल्यू कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब क्या हुआ, वो कम क्यों हुई? कम होने का रीजन है आपने उसको 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 6 महीना, 1 साल यूज कर लिया। तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, गवर्नमेंट ये कहती है कि किसी भी प्रॉपर्टी के कंटिन्यूअस यूज से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और हर डेप्रिसिएशन का गवर्नमेंट ने एक, हर प्रॉपर्टी पे एक रेट फिक्स कर रखा है। रेट मतलब परसेंटेज, कि ये चीज पे इतने परसेंट डेप्रिसिएशन लगेगा, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये पूरा एक चैप्टर है तुम्हारी बुक में। जब ये चैप्टर आएगा ना तो मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो अभी इसको हम क्या कह सकते हैं? डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज इज नोन एज डेप्रिसिएशन। डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज ऑफ, ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज इज नोन एज डेप्रिसिएशन। बताओ समझ में आ रहा है? अभी ज्यादा डीप में नहीं जा रहे अपन, डीप में चैप्टर में जाएंगे। डेप्रिसिएशन मीन्स प्रॉपर्टी के कंटिन्यूस को यूज करते जाएंगे तो उसकी वैल्यू हर साल कुछ ना कुछ कम होगी, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आप एक नई कार खरीद के लाओ 5 लाख रुपए की, 1 महीने बाद किसी को बेचोगे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एंट्री, यानी व्हाट इज एंट्री? बताओ, पढ़ो, बुक को पढ़ लो पहले एक बार। एंटिटी अलग चीज है, एंट्री अलग चीज है। एंट्री मतलब होता है लिखना। जैसे तुमने 1 लाख का सामान राम को बेचा, उसको लिख लो हिसाब बुक में, है ना, लिख लो, उसको बोलते हैं एंट्री कर दिया। तुमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा किया, उसको लिख लो कि बिजली का बिल जमा हुआ। एक प्रॉपर जगह है वहां लिखो जर्नल में, उसको बोलते हैं एंट्री करना, रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो ये हो गया एंट्री। अगला है इंसॉल्वेंट। क्या होता है ये समझने की जरूरत है। वेरी गुड। अच्छा एक चीज बताओ, कभी ऐसा वर्ड सुना है कि सामने वाले का दिवाला निकल गया, वो बर्बाद हो गया, है ना? इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। यानी उसकी पूरी प्रॉपर्टी बिक गई, सब बिक गया, अब उसके पास पैसा नहीं है, कंगाल हो गया, इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंग्लिश में इंसॉल्वेंट, हिंदी में दिवाला या दिवालिया।
तो बोलेंगे द पर्सन हुज ऑल एसेट्स आर सोल्ड आउट एंड liabilities are paid off। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर लायबिलिटी को पे किया गया, देन दिस पर्सन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट। लेकिन ये डिक्लेयर कौन करता है? अपने से आप नहीं कर सकते, ये कौन करेगा? कोर्ट करेगा। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, तो एक बंदा है, उसने मार्केट से 5 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। अब वो कर्जा नहीं दे पा रहा, चुका ही नहीं पा रहा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? सब लोग उसके पास पैसे मांगने आएंगे, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। परेशान हो गया, तो वो चला जाएगा कोर्ट में। कोर्ट में बोलेगा भैया मेरे पास इनको देने के लिए सर पैसे नहीं है, प्लीज मेरी प्रॉपर्टी को आप बिकवा दीजिए और इनको पेमेंट करके मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा दीजिए, ताकि बाद में ये मेरे से पैसे ना मांगे। तो कोर्ट क्या करेगा? उसकी पूरी प्रॉपर्टी को बेचेगा, जितना भी पैसा उससे मिलेगा वो सबको पेमेंट करेगा। मान लो 4 करोड़ मिला तो रेशियो में बांट देगा। 2 लोग हैं तो जिसने जितना लोन दिया है उसके हिसाब से दे देगा, ताकि सबका इक्वलेंट रेशियो में पैसा डूबे। अब मान लो 10 करोड़, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, 6 करोड़ मिल गया प्रॉपर्टी बेचने से, तो 5 करोड़ उनको दे देगा और 1 करोड़ उसको वापस कर देगा। बट दैट पर्सन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो दिवालिया घोषित हो जाएगा। अब उसको कोई भी परेशान नहीं करेगा कि आओ मेरा पैसा दो, क्योंकि उसके पास कोर्ट की परमिशन होगी कि वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, अब उसके ऊपर कोई भी कर्जा बाकी नहीं है। चलो अगला क्या है? सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या है, पढ़ो थोड़ा सा। व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट मतलब वो पर्सन जो कि इस बात में कैपेबल है कि वो अपने पूरी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकता है, उसके पास पैसा पर्याप्त है। हाँ, गुड। यानी द पर्सन हु हैव sufficient money to pay his debts, यानी उसके ऊपर जितना कर्जा है उसको पेमेंट करने के लिए सामने वाले के पास सफिशिएंट पैसा है। वो उसका पैसा, मतलब उसका लोन डूबने वाला नहीं, वो पैसे पे कर सकता है। दैट पर्सन इज कॉल्ड, इस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट मतलब जिसके पास पैसा नहीं है कर्जा चुकाने के लिए, और सॉल्वेंट मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने कर्जा लिया है, उसके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो अपना लोन चुका सकता है, लोन पे कर सकता है। ठीक है, अब आ जाओ व्हाट इज नेक्स्ट? प्रोपराइटर। ये क्या होता है? इसको सिंपल भाषा में बोलो, ऑनर ऑफ बिजनेस। गुड जॉब। प्रोपराइटर मतलब जो दुकान का मालिक, जो फैक्ट्री का मालिक, उसको प्रोपराइटर बोल देंगे। आपने एक चीज बताओ, कई बार दुकानों के शटर में PRO लिखा देखा है, या हिंदी में पो लिखा हुआ देखा, पो, है ना? वो क्या मतलब है? उसके बगल में एक नाम लिखा होता है, यानी प्रोपराइटर वो उस दुकान का मालिक है। दैट इज कॉल्ड ऑनर ऑफ बिजनेस इज नोन एज प्रोपराइटर। चलेगा? व्हाट इज प्रोपराइटर? द ऑनर ऑफ बिजनेस इज नोन एज प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर का मतलब क्या हुआ? द ऑनर ऑफ बिजनेस इज नोन एज प्रोपराइटर। जो दुकान का मालिक है उसको हम प्रोपराइटर कहते हैं। अब लास्ट टॉपिक आता है अपना इसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द फाइनल अकाउंट। गुड जॉब, ऐसे पढ़ लिया जाता है। द स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ ईयर टू नो द financial position of business is known as
फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट प्रिपेयर एट द एंड, अब यहाँ लिख दिया ऑफ द ईयर, द फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये सब क्या थी आपकी अभी तक जो तुमने पढ़ा, दिस इज कॉल्ड टर्मिनोलॉजी। अब इसमें से दो चीज बनाते हैं, ये भी तुम लोगों को लिखवा देते हैं, ये मैंने ऊपर लिखवाया था, याद होगा तुमको, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या इसी को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। और दूसरा क्या बताया था, बैलेंस शीट। ये दो चीजें बनती हैं इसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये दो चीजें बनाई जाती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां तक तो आपने पढ़ा अकाउंट की टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना। अब ये वाला टॉपिक, अगला चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आ जाता है, कई बार लॉन्ग में भी आ जाता है। गैप का मतलब क्या है, व्हाट इज गैप, इसके नाम में ही सब कुछ है। देखो जनरली, जनरली का मतलब क्या होता है बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नली। गलत गलत गलत, कभी कभी नहीं होता है। जर्नली का मतलब रहता है, रूल्स भी नहीं होता। जनरली का मतलब होता है सामान्य रूप से, जर्नली ऐसा होता ही रहता है यार, नहीं बोलते जर्नली ऐसा हो जाता है, नॉर्मल है, हो जाता है ना। तो जर्नली मतलब सामान्य रूप से। अगला क्या लिखा, ए, एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का मतलब जिसको सब मानते हैं। अरे यार लोग झूठ बोल देते हैं, ऐसे ही सब लोग बोल देते हैं, जर्नली बोल ही देते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, जनरली लोग झूठ बोल देते हैं, तो मतलब का लोग एक्सेप्ट कर, हो गया ठीक है, गलती हो गई मान लो, तो क्या है, जर्नली एक्सेप्ट हो, सामान्य रूप में एक्सेप्ट, मानते हैं लोग यार हो गया, गलती हो गई छोड़ो, तो इसको बोलते हैं जर्नली। ठीक आ रही है, तो जर्नली एक्सेप्टेड का मतलब सामान्य रूप में एक्सेप्ट, जर्नली एक्सेप्टेड। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ काम का आएगा अकाउंटिंग। अकाउंट के वो सिद्धांत जो जर्नली एक्सेप्ट कर लिए जाते, उनको मान लिया जाता है, पूरी दुनिया मानती है। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, नियम, कायदे, कानून। अकाउंट के जो नियम हैं, रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, कानून हैं, जनरली एक्सेप्ट किए, सब लोग मानते हैं कि हाँ ऐसे ही हिसाब रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड गैप। वो प्रिंसिपल, वो सिद्धांत, वो नियम, वो कायदे, वो कानून जिसको सामान्य रूप में पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है जैसे वो बने हैं। जैसे ग्रेविटेशन, तो मैंने एग्जांपल दिया था याद है, दुनिया में कहीं भी रहो गिरोगे तो नीचे ही आओगे, वो जनरली एक्सेप्टेड ग्रेविटेशन, वो तो होना ही है। पानी पीने से क्या होगा, प्यास बुझेगी, वो जनरली एक्सेप्टेड है, किसी को प्यास लगी है पानी पकड़ाओ, अब प्यास लगी है तो उसको चाय थोड़ी दोगे, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, करेक्ट। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब अकाउंट के वो सिद्धांत जिसको सामान्य रूप में पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है, पूरी दुनिया उसको मानने को तैयार है। आ गई, जैसे इसको जो प्रिंसिपल्स हैं, इनको जो बनाया गया ना, इसको हमारे इंडिया में ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो सिद्धांत हैं, हम इनको हमारे हिंदुस्तान में मान्यता देते हैं, ये हिंदुस्तान में अप्लाई होंगे। हिंदुस्तान में जो बिजनेस करेगा इन प्रिंसिपल्स पे, इन सिद्धांतों को उसको मानना होगा। अब इसमें बात करें, ये तो हो गया प्रिंसिपल्स की बात, एक है कॉन्सेप्ट और एक है कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कॉन्सेप्ट, बोले कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज
जिस पे बेस्ड होता है सब कुछ। नहीं बोलते हैं अरे वो पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कर पाते। और क्या बोलते हैं कई बार, अरे यार वो बंदा इतना बढ़िया पढ़ाता है कि उस पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना मतलब जो आपको जानकारी चाहिए, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेन मेन चीज वो आपको सब बता देता है, समझ में आ जाता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। और कन्वेंशन का मतलब होता है परंपराएं, पुराने पौराणिक, जिनको हम मानते चले आ रहे हैं आज तक कि ये सच होंगे। आज भी लोग, महिलाएं मांग में सिंदूर लगा रही हैं, चूड़ियां पहन रही हैं, कान छिदाए जा रहे हैं, वो परंपराएं हैं। हम मानते हैं यार ये जरूरी है। ऐसे अकाउंट की भी कुछ परंपराएं हैं, कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून है, कुछ परंपरा है कि यार ऐसे ही होगा और ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। वो ये दोनों प्रिंसिपल के पार्ट हैं, जिसके बेसिस पे प्रिंसिपल तैयार होता है। यानी कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन के दो पिलर्स पे प्रिंसिपल बनता है। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में अब है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या फीचर हैं? फीचर मतलब क्या हुआ, उसकी क्या क्वालिटीज है। पहला है मैन मेड, इसको हम ही लोगों ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया, कोई अवतार नहीं हुआ इसके लिए, है ना, कहीं ऊपर से नहीं आया है। ये सिद्धांत जो है हम ही लोगों ने आपस में मिलकर के डिसाइड करके बनाए। पहला फीचर है, ठीक है। दूसरा फीचर क्या था, पढ़ा, फ्लेक्सिबल है, बिजनेस के हिसाब से बदलता रहता है। अपनी कंट्रीज अपने हिसाब से इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकती हैं अपने एक्सपर्ट्स की सलाह लेके। हर बिजनेसमैन नहीं कर सकता, ठीक है ना, कि जो बिजनेसमैन जैसा चाहे वैसे बदल ले, नहीं। फ्लेक्सिबल है, अप एंड डाउन किए जा सकते हैं, कम ज्यादा किए जा सकते, जनरली एक्सेप्टेड। ये तो पढ़ ही लिया अपन ने, सभी लोग इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते। तो ये कुछ इसके फीचर है, सुविधा मतलब क्वालिटीज हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जो तो पहला पॉइंट था ये तो हो गया किसके लिए, फीचर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। जैसे ये पहला टॉपिक था, ये दूसरा टॉपिक था, और ये तीसरा टॉपिक था। तो अभी पहले टॉपिक की बात हुई है, ठीक है ना, प्रिंसिपल्स के लिए बोल्ड कर देते हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस और कॉन्सेप्ट। चाहे एजम्पशन बोलो या कॉन्सेप्ट बोलो। एजम्पशन मतलब अवधारणाएं, ऐसा माना जाता है कि, ठीक है ना। तो पहला है दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन का क्या मतलब है, ये माना जाता है, ये मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार चालू करता है तो लंबे समय तक चलाने के लिए करता है। क्या कोई आदमी इस तरह से व्यापार चालू करता है कि अभी चला रहे हैं यार फिर बंद कर देंगे, ये सोच के कोई बिजनेस चालू करता है? सोचो कि यार अभी कर रहे हैं फिर बंद कर देंगे, नहीं ना। कोई भी व्यक्ति बिजनेस करेगा तो क्या सोच के करेगा कि हमको इसको लंबे समय तक चलाना है। दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न। बढ़ते हुए व्यापार की अवधारणा, ये मान के चलता है व्यक्ति कि हम इस व्यापार को लंबे समय तक चलाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न एजम्पशन, या गोइंग कंसर्न। एजम्पशन की जगह क्या वर्ड लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट, यानी बढ़ती हुई व्यापार की अवधारणा। दूसरा क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, लगातार चलेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि अब मैं 4 दिन पढ़ाऊंगा, 5वें दिन से दुकान खोल लूंगा, 10 दिन दुकान खोलूंगा, फिर 20वें दिन के बाद ठेला लगाने लगूंगा, फिर उसके बाद कहूंगा कम कर मॉल खोल लेता हूँ, कुछ दिन बाद बोलूंगा अरे नहीं यार नौकरी कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंसी मतलब एक ही काम को आप
कई दिनों तक, कई सालों तक लगातार करते रहेंगे। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। लगातार करना होगा। बात समझ में आ रही है? अब सोच के देखो ना, अगर आपकी दुकान है और 2 दिन के लिए बंद है, आपके मोहल्ले में आपकी किराने की दुकान है, 2 दिन के लिए बंद है, तो 2 दिन तक ग्राहक कहाँ जाएंगे? पड़ोस की दुकान में। और बहुत 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 चांसेस हैं कि वो आगे से आपके यहाँ से सामान ना ले, उसी के यहाँ से लेने लगे, तो आपका व्यापार क्या होगा? डाउन हो जाएगा। इमेजिन करो, आप जिस भी कंपनी का मोबाइल यूज करते हो, 10 दिन तक या 5 दिन तक या 2 दिन तक उसका नेटवर्क ही ना आए, या हर दूसरे दिन उसका नेटवर्क ही चला जाए, उसमें नेट ही काम ना करे, तो आप क्या करोगे? दूसरी कंपनी की सिम ले लोगे। ये क्या है? क्योंकि उस बिजनेस में कंसिस्टेंसी नहीं है, लगातार उसका नेटवर्क अच्छा नहीं रहता, इसलिए आपने उसका नेटवर्क छोड़ दिया। बात समझ में आई? तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए व्यापार में। व्यापार लगातार आपको करना होगा, रोज करना होगा। अब अंजलि तुम ही सोच लो, अगर मैं एक दिन पढ़ाऊं, 2 दिन ना पढ़ाऊं, एक दिन पढ़ाऊं, एक दिन ना पढ़ाऊं, क्या होगा? कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी ना। तो अंजलि बोलेगी अरे यार पता नहीं आज क्लास लगेगी कि ना लगेगी। तो इससे इफेक्ट क्या होगा? अरे यार वो राजेश सर बेकार हैं, कभी पढ़ाते हैं कभी नहीं पढ़ाते। कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तो बिजनेस डूब जाएगा। तो बिजनेस का क्या रूल होता है? कंसिस्टेंसी। कॉन्सेप्ट क्या है? कंसिस्टेंसी। आपको लगातार करना पड़ेगा। क्लियर? अगला है एक्चुअल कॉन्सेप्ट, यानी ऑन द स्पॉट। जो करना है तुरंत करना है। बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ, तुरंत लिखो। अगले महीने ना लिखोगे, 1 महीने बाद नहीं लिखोगे। ये नहीं बोलोगे अरे हो गया बाद में कर लेंगे। अगर बाद में कर लेंगे ना तो दुकान डूब भी जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि जो भी करना है तुरंत करना है, ऑन द स्पॉट करना है। व्हेन ट्रांजेक्शन इज हैपन, रिकॉर्ड इन द बुक्स। जब भी ट्रांजेक्शन हो उसको बुक्स में लिख दो। बात समझ में आ रही है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है जब भी ट्रांजेक्शन हो, जब भी बिजनेस में कुछ भी एक्टिविटी हो, उसको आप अकाउंट बुक्स में लिख दीजिए तुरंत। वेट मत कीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे तो नुकसान हो सकता है। मान लो तुमने किसी को उधार दिया 50,000 रुपए का सामान, और नहीं लिखा, किसी दूसरे ग्राहक में बिजी हो गए और आप भूल गए, तो 50,000 तो गए ना काम से। सोच के देखो, आपको 3 दिन बाद याद आया, 3 दिन बाद आपने लिखा, और जब उससे पैसे मांगने गए तो उसने बोला इस तारीख को तो हमने लिया ही नहीं था। हमने लिया तो उस 3 दिन पहले था। 3 दिन पहले का दिखाओ कि लिया है कि नहीं लिया। 3 दिन पहले तो लिखा ही नहीं तुमने, तो क्या गड़बड़ हो गई? गड़बड़ हो गई ना, सामने वाला पैसे देने में आनाकानी करेगा ना। तो इसलिए हमको एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे चलना पड़ता है। तो अकाउंटिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी लेन देन हो, जब भी सौदा हो, तुरंत लिख दो। हिंदी में एक कहावत है, मालूम है क्या? पहले लिख बाद में दे, भूल पड़े खाते से ले। पहले लिख बाद में दे, पहले लिखो फिर पैसा दो। अब बैंक में जाते हो, अगर बैंक में कभी गए हो तो ध्यान देना, बैंक वाला पहले पर्ची बनाता है, आपसे साइन कराता है, फिर पैसे पकड़ाता है। पहले पैसे पकड़ा के फिर साइन नहीं करवाता। पहले लिख बाद में दे। आप बैंक में कभी पैसे लेने जाओ, चेक लगाना, बैंक वाला बोलेगा साइन करो, चेक में साइन करो, पीछे साइन करो, चेक जमा करो, उसके बाद वो पैसे गिन के देगा। यानी पहले लिख, पहले वो कंप्यूटर में एंट्री मारेगा, रसीद में एंट्री मारेगा, चेक में एंट्री मारेगा, उसके बाद पैसे देगा। पहले लिख बाद में दे, भूल पड़े खाते से ले। मतलब अगर भूल जाओ तो अकाउंट बुक में चेक कर लो, क्योंकि उसमें तो लिखा हुआ है ना। आप रेलवे स्टेशन जाओ, सामने वाला क्या करता है? पहले आपसे रिजर्वेशन कराने जाओ तो बोलते भाई पर्ची भर के दो। पहले पहले पर्ची भर जाती है, फिर वो आपसे नोट पकड़ता है, फिर आपको टिकट देता है। पहले लिख बाद में दे, पहले आपने लिखा, बाद में पैसा दिया।
बात समझ में आई? तो अकाउंटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मतलब ऑन द स्पॉट रिकॉर्डिंग, जैसे ट्रांजेक्शन हो उसी समय लिख दो, नहीं तो भूल सकता है। करेक्ट? तीन कॉन्सेप्ट है, पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब आते हैं अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। नंबर वन प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये मैं आपको बता चुका हूं। एंटिटी मतलब पहचान, बिजनेस एंड सेपरेट एंटिटी, यानी व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों की अपनी एक अलग पहचान होती है। विट्स कॉलेज और सेनानी जी दोनों अलग अलग पहचान, रिलायंस और मुकेश अंबानी दोनों अलग अलग पहचान, टाटा जी और टाटा स्टील अलग अलग पहचान। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या प्रिंसिपल क्या बताता है कि भैया व्यापार और व्यापारी दोनों अलग है। व्यापारी ही व्यापार चलाएगा, बट दोनों का हिसाब किताब अलग अलग रखना होगा। बड़ी बड़ी कंपनी के जो सीईओ होते हैं ना, कंपनी के एमडी होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो उस बिजनेस से सैलरी लेते हैं अपने खर्चे चलाने के लिए। इसी को बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। व्यापार और व्यापारी दोनों अपनी अलग पहचान रखते हैं, दोनों की अलग पहचान है, दोनों एक ही नहीं है। ठीक है ना? दैट इज कॉल्ड सेपरेट एंटिटी। अगला है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट भी बताया था मैंने, हर चीज को किस फॉर्म में लिखेंगे? पैसे के फॉर्म में बताया था। आप ये नहीं लिख सकते 2 किलो शक्कर 3 किलो आलू, आपको लिखना पड़ेगा 2 किलो शक्कर कितने की, 1 किलो आलू कितने का, 1 किलो ऑयल कितने का। आपको कीमत लिखनी होगी, मनी के फॉर्म में लिखना होगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ अदर देन मनी। मनी के अलावा किसी भी और फॉर्मेट में अकाउंटिंग मेंटेन नहीं की जाएगी। तो अकाउंटिंग का क्या प्रिंसिपल है कि जो भी लिखो पैसे के फॉर्म में लिखो। दैट इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट। मनी के फॉर्म में ही मेजर करना है। 10 फ्रिज खरीदा, बगल में क्या लिखना पड़ेगा? कितने में खरीदा। 2 ट्रक खरीदा आलू, कितने के भाई, रुपया कितना है। मैनी के फॉर्म में वो क्या कितनी वैल्यू रखता है। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अकाउंट में हम जो भी लिखेंगे किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ मनी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ अदर्स। इसके अलावा कुछ नहीं, केवल पैसा, पैसे से मतलब है, मनी के फॉर्मेट से मतलब है, ना कि केजी लीटर मीटर फिट के मतलब से मतलब है। हमको मनी के फॉर्मेट में चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, यानी टाइम ऑफ बिजनेस 1 ईयर, 1 साल का टाइमिंग होता है। यानी जो भी बिजनेस का हिसाब किताब होगा ना, साल भर का होगा। बात समझ में आ रही है? अकाउंटिंग पीरियड कितने साल का होगा? 1 ईयर का। नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 12 महीने का होता है। वो कैसे चलता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। और फर्स्ट जनवरी टू 31 दिसंबर, ये होता है क्या? कैलेंडर ईयर। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर, और 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। बिजनेस में कौन सा यूज होता है? बिजनेस में ये वाला यूज होता है।
जो गवर्नमेंट हिसाब किताब रखती है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च रख। गवर्नमेंट आपसे जनवरी से दिसंबर हिसाब नहीं मांगती। अच्छा, हिंदुस्तानी जो हिंदू होता है वो उसका कैलेंडर उसका कब चालू होता है? हिंदुस्तानी वालों का दिवाली, दिवाली की पूजा के बाद। लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानती, गवर्नमेंट बोलती भैया नहीं, हमको अप्रैल से मार्च का हिसाब चाहिए। आप पूजा करते रहो दिवाली में, आप अपना हिसाब किताब दिवाली में शुरू करो, हमको उससे मतलब नहीं, हमको हिसाब चाहिए अप्रैल से मार्च। तो क्या प्रिंसिपल है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, यानी 1 साल का हिसाब चाहिए, 1 साल में आपने कितना कमाया उसके हिसाब से हमको टैक्स दो। जितना आपने 1 साल में अर्निंग की उसके हिसाब से हमको टैक्स चाहिए। सीधा इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर ये बताता है कि एवरीथिंग विल बी शोन। आपको कुछ छिपाना नहीं है, जो बिजनेस में हो रहा है वो आप लिखो, वो सब कुछ डिस्प्ले करो, सरकार को बताओ, नहीं तो वो गलत माना जाएगा। आपको हर चीज, हर रिकॉर्ड का बिल रखना है, हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना है। दैट इज कॉल्ड फुल डिस्क्लोज। बोलते हैं ना, इस बात को डिस्क्लोज मत करना, यानी बताना नहीं, डोंट डिस्क्लोज इट। बट बिजनेस में क्या बोलते हैं? फुल डिस्क्लोज, सब बताओ। अगर नहीं बता रहे हो तो किस में आ जाओगे? चोरी। तब क्या पड़ेगी? रेड। क्या पड़ेगी? रेड पड़ेगी। छापा। छापा क्यों पड़ता है? क्योंकि आपने हिसाब किताब सही नहीं बताया, टैक्स चुरा लिए हो, कुछ बदमाशी की हो। बट प्रिंसिपल क्या कहता है, सिद्धांत क्या कहता है? आपको सब कुछ बताना है जो जो बिजनेस में हो रहा है, आपको कुछ छिपाना नहीं है। अगर आपने छिपाया इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, या आप गलत बिजनेस कर रहे हो, इसीलिए आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। अगर मैं कुछ छिपा रहा हूं, है ना, इसका मतलब है ना कहीं गलती कर रहा हूं। अगर तुम कुछ गलती करती हो तब ना पापा से छिपाओगी। जब तुम कुछ गलती ही नहीं करोगी, तुम सब कुछ ओपन रखती हो पापा के सामने, मतलब पापा मैं खुली किताब हूँ, मम्मी मेरे को कभी डर नहीं लगता, मैं खुली किताब हूँ, मैं कभी गलत करती नहीं। क्यों गलत नहीं करती? इसलिए सब ओपन है। जब गलत करने लगोगे तो छुपाने लगोगे। तो बिजनेस में भी यही होता है, बिजनेस में भी यही होगा। अगर आप कुछ छुपा रहे हो इसका मतलब है गलत कर रहे हो। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है या प्रिंसिपल क्या कहता है, सिद्धांत क्या है? कुछ मत छिपाओ, यानी कुछ नहीं छिपाओ मतलब फुल डिस्क्लोज, सब कुछ ओपन रखो बिजनेस में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। करेक्ट? चलेगा, आगे बढ़े। मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी मतलब बिजनेस होगा तो कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा ना कुछ सामान बेचोगे, कुछ सामान खरीदोगे, कुछ सुविधा बेचोगे, कुछ सुविधा खरीदोगे। हवा में बिजनेस नहीं होता। जैसे मैं तुमसे 500 रुपए ले लूं और तुमसे बोलूं 2 लोग से और 500 500 रुपए जमा कराओ, मैं तुमको 100 रुपए कमीशन दूंगा। कोई माल बिका? कोई प्रोडक्ट बिका? नहीं। पैसे से पैसा जनरेट करना गलत बात, वो बिजनेस नहीं है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या बताता है कि भैया बिजनेस दो ही चीजों का हो सकता है, या तो प्रोडक्ट होगा या तो सर्विस होगी, या तो कुछ सामान बेचोगे या तो कोई सुविधा बेचोगे। पैसे के बदले में पैसा नहीं चलेगा। जस्ट लाइक सट्टा। सट्टे में क्या होता है? एक लगाओ 10,000 पाओ, एक लगाओ 40 पाओ। अगर ये नंबर आ गया तो 40 गुना मिलेगा, नहीं आया तो पैसा डूब गया। उसमें कोई प्रोडक्ट बिक रहा है? नहीं। कोई सुविधा बिक रही है? नहीं। सुविधा बिकने का मतलब, जैसे LIC, LIC वाले क्या करते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, तो उसके बदले वो क्या देते हैं, रिस्क कवर। रिस्क कवर मतलब अगर भगवान ना करे किसी को कुछ हो जाए तो उसको पैसे, उसके परिवार को पैसे मिलेंगे। वो सर्विस बेच रहे हैं, सुविधा बेच रहे हैं। कोरियर वाला आपके यहाँ सामान लेके आता है, सामान किसी और का लेके वो आ रहा है, लेकिन वो लाने के पैसे ले रहा है ना, सर्विस ले रहा है। जोमेटो वाला, दुकान, खाने की दुकान कोई और है, खाना आपको है लेकिन खाना लेके तो वो आ रहा है ना, उसका वो चार्ज कर रहा है, वो सुविधा बेच रहा है। तो बिजनेस तभी होगा, उसी को बिजनेस कहेंगे जिसमें मटेरियलिटी प्रिंसिपल हो। मटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब या तो प्रोडक्ट हो या तो सर्विस हो। अगर किसी बिजनेस में उसको बिजनेस कह रहे हो लेकिन प्रोडक्ट और सर्विस नहीं है, इसका मतलब वो फ्रॉड है, पैसे घुमा रहा गोल गोल। बात समझ में आई या नहीं आई? मटेरियलिटी प्रिंसिपल समझ में आया कि नहीं आया? चलेगा, आगे बढ़े, रिपीट कर देते हैं चलो।
मटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब बिजनेस तभी कहा जाएगा जब उसमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस हो। जैसे किराने की दुकान वाला सामान बेचता है, रिलायंस वाले क्या बेचते हैं? नेटवर्क। नेटवर्क यानी सुविधा, आपका फोन आप बात कर सकते हो, वो कोई सामान नहीं देते। मोबाइल वाला क्या बेचता है? मोबाइल। लेकिन अगर मान लो मैं अंजलि से बोलूं, अंजलि तुम मुझे 500 रुपए दे दो, कल तुमको मैं 600 रुपए दे दूंगा, फिर 600 ले लूं, बोलूं 700 दे दूंगा, तो मैं कोई फैसिलिटी बेच रहा हूँ क्या? कोई प्रोडक्ट तुमको दे रहा हूँ क्या? नहीं। दैट इज नॉट कॉल्ड अ बिजनेस। बिजनेस उसी को बोलेंगे जिसमें या तो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। जैसे LIC वाला क्या करता है? जीवन बीमा बेचता है। जीवन बीमा एक सर्विस है कि अगर भगवान न करे उसको कुछ हो जाए तो उसके परिवार को पैसे मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं सर्विस। जिसमें ये दोनों नहीं होते वो बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आता। तो बिजनेस किसको कहेंगे? जिसमें या तो कोई प्रोडक्ट हो या तो कोई सर्विस हो। इन दोनों को मिक्स को क्या बोलते हैं? मटेरियलिटी। यानी उसमें कुछ मटेरियल है, कुछ चीज है जो खरीदी जा रही है और बेची जा रही है। खाली पैसा नहीं घूम रहा है, कोई सामान भी घूम रहा है। चलेगा? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म का मतलब है, बड़ा थोड़ा सा पढ़ोगी इसको तो और ज्यादा क्लियर होगा। कंजर्वेटिज्म का मतलब ये होता है कि भैया प्रॉफिट हो या ना हो, पर कम से कम नुकसान ना हो। बिजनेस ऐसा चलाओ कि कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहो, क्योंकि आपको सारे खर्चे तो देने ही पड़ेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। प्रॉफिटेबिलिटी आए या ना आए, खर्चे तो लगे हैं, वो तो चुकाने ही पड़ेंगे। जैसे दुकान तुमने खोली, इनकम हो या ना हो, किराया तो देना पड़ेगा ना, बिजली का बिल तो देना ही पड़ेगा, मोबाइल का खर्चा तो करना ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड या कंजर्वेटिज्म। ये बिजनेस का प्रिंसिपल है कि भैया लगे हुए खर्चे तो आपको निकालने ही पड़ेंगे, नहीं तो बिजनेस डूब जाएगा। ये प्रिंसिपल है कि भैया आपको एटलीस्ट खर्चे मेंटेन करने हैं ताकि बिजनेस में लॉसेस ना हो, नुकसान ना हो। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। ठीक है? टेक केयर, गुड बाय, बी हैप्पी एंड गुड नाइट। है ना? तो रिकॉर्डिंग्स वगैरह अपनी फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर दिया करो। रिकॉर्डिंग तुमको हम भेज ही देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना।